नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से देश के लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में यूपी के चौसर पर तमाम सियासी दल अपने मुहरे बिठा चुके हैं और रणनीति के तहत कैंपेनिंग भी हो रही है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, तो यूपी की सियासत पूर्वांचल से होती है। बीजेपी का पूरा फोकस यूपी के पूर्वांचल पर है, क्योंकि यहां हर 5 साल पर मतदाताओं की पसंद बदल जाती है। बीजेपी को पश्चिमी यूपी में भले ही कोई चुनौती न हो, लेकिन पूर्वांचल उसके लिए तनाव का गढ़ बना हुआ है। सूबे में बीजेपी के जिन 12 सीटों पर चुनाव हारने का अनुमान है, उनमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की ही हैं। इस तरह से बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपना दबदबा बनाए रखने में पूरी तरह से अभी तक सफल नजर आ रही है, लेकिन असल चुनौती उसे पूर्वांचल से मिल रही है। एक बात और है, चुनाव में मुद्दों से ज्यादा गूंज जातीय समीकरणों की है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने जहां इस बार इन सीटों को ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने की चुनौती है, तो विपक्ष चाहेगा कि इस अंतर को कम करते हुए बाजी मार ली जाए। अब तक जिन प्रत्याशियों की घोषणा वेस्ट यूपी में हो चुका है, उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने खेमे में मिला लिया है और उधर बीजेपी ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को भी मंत्री पद देकर मिलाने की कोशिश की है। पिछड़े वर्गों की राजनीति के लिए ओपी राजभर मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। पूर्वांचल के करीब 18 जिलों में राजभर जाति के लोग रहते हैं और ओपी राजभर करीब 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मजबूत बढ़त दिला सकते हैं। दूसरी तरफ सपा ने परिवार के कई सदस्यों को टिकट दिया है। सपा ने टिकट देने में जातीय समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास भी किया है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा है कि उसके किसी कदम से धार्मिक ध्रुवीकरण का संदेश न जाए। यही वजह है कि मुस्लिम और यादवों से ज्यादा कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने चुनाव प्रचार बेहद हिसाब से किया है और अब अंतिम वक्त में यूपी के दोनों लड़के अखिलेश और राहुल सामने आकर साझा गठबंधन की हुंकार लगा चुके हैं। इन तमाम समीकरणों और रणनीतियों के परिप्रेक्ष्य में आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी कुरुक्षेत्र, रण और योद्धाओं पर गौर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये विशेष यूपी का सियासी समर। पहले चरण के लिए देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ था। देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर 60.25% मतदान दर्ज किया गया। सहारनपुर में सबसे ज्यादा तो रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ। ये 8 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। वहीं पहले चरण के मतदान से ऐन पहले राहुल अखिलेश 7 साल बाद एक मंच पर फिर साथ दिखे। गाजियाबाद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। वहीं पहले चरण के रण में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में रोड शो किया। दरअसल इस बार जाटलैंड के इलाके में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा, बल्कि हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है। कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट है, तो कहीं पर बसपा के चलते मामला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि आरएलडी के साथ आने से वो पश्चिमी यूपी के जाटलैंड पर कब्जा करने में कामयाब होगी, लेकिन ये डगर इतना आसान भी नहीं। जिसने यूपी जीता दिल्ली उसी की, सियासी गलियारे की इस कहावत का असर बुधवार को देखने को मिला, जब विपक्षी गठबंधन ने यूपी की 80 सीटों के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल अखिलेश 7 साल बाद एक मंच पर साथ दिखे। गाजियाबाद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है, लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। बेरोजगारी और महंगाई 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड बताया।
आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं, और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? पहले चरण के रण में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को सहारनपुर की गोल कोठी से लेकर कुतुब शेर थाने तक रोड शो किया। रोड शो अधिकतर मुस्लिम आबादी के बीच से गुजरा। करीब 1 घंटे चले रोड शो में प्रियंका गांधी ने लगभग 12 मिनट जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी पर खूब तंज कसे। प्रियंका ने कहा कि इस देश ने सत्ता को नहीं, सत्य को पूजा है, और मोदी सत्ता को पूजते हैं, सत्य को नहीं। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज के साथ चुनाव की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2019 में बीजेपी ने पहले चरण के 8 सीटों में सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन का पल्ला भारी पड़ा था। बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि मुरादाबाद और रामपुर सीट सपा को मिली थी। अब बीजेपी 2019 के चुनावी इतिहास को 2024 में नहीं दोहराना चाहती। इसी वजह से पार्टी ने पहले चरण की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पहले चरण की 8 में से 7 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं बसपा अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है, जबकि सपा ने 7 और कांग्रेस 1 सीट पर मैदान में है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक पहले चरण की सीटों पर सियासी माहौल बनाने के लिए एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, तो बसपा की तरफ से भले ही मायावती अभी तक न उतरी हों, लेकिन उनके भतीजे आकाश आनंद ने कमान संभाल रखी है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक भी रैली पहले चरण की सीटों पर नहीं हुई है। बुधवार को राहुल और अखिलेश ने गाजियाबाद में चुनावी रैली के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मान लिया कि उनकी आवाज जनता तक पहुंच गई होगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठने वाला सियासी तापमान पूर्वांचल तक राजनीतिक असर दिखाता है। इस बार जाटलैंड के इलाके में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा है, बल्कि हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है।
कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट है, तो कहीं पर बीएसपी के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण के सियासी जोर आजमाइश में कौन बढ़त बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूपी में पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए उसमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर और पीलीभीत शामिल रहे। इस तरह से पश्चिमी यूपी की 5 सीटें तो रोहलखंड की 3 सीटें शामिल हैं। 2019 में बीजेपी ने सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन का पलड़ा भारी पड़ा था। बीजेपी 2019 के चुनावी इतिहास को 2024 में नहीं दोहराना चाहती। इसी वजह से पार्टी ने पहले चरण की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपनी जी जान झोंक दी है। पहले चरण के 8 में से 7 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं बसपा अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है, जबकि सपा ने 7 और कांग्रेस 1 सीट से मैदान में है। कुल मिलाकर कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक बयार बहती है वही पूरब की ओर तक जाती है। इस राजनीतिक बयार को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। 2014 और 2019 से इतर इस बार नए राजनीतिक समीकरण साधकर बीजेपी ने नया दांव चला है। इस बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है और इस राजनीतिक गठबंधन से वेस्ट यूपी के कई मुद्दे रातों रात ठंडे पड़ गए, ऐसा बीजेपी का मानना है। ऐसे में विपक्ष इस गठजोड़ को की तोड़ निकालने के जुगत में जुटा हुआ है और लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी आरएलडी गठबंधन में कई जाट नेताओं की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर रेस लगी हुई है। खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनावी बिगुल बजा है। ऐसे में यहां से निकला संदेश दूर तक जाएगा बीजेपी के सामने। जहां इस बार इन सीटों को ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने की चुनौती है, तो विपक्ष चाहेगा कि इस अंतर को कम करते हुए बाजी मार ली जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसानों और गांवों का क्षेत्र है, तो वहीं इसमें नोएडा और गाजियाबाद जैसी हाईटेक सिटी भी शामिल हैं। यही कारण है कि यहाँ का वोटर नई और पुरानी दोनों ही विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इन सीटों पर अपनी विजय पताका फहराने के लिए सभी दलों ने मशक्कत शुरू कर दी है। बीजेपी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे को पीएम मोदी की जनसभाओं के जरिए उठा रही है, तो सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कानून व्यवस्था और ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कर रही है। इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था, तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। बीजेपी पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाए हुए है। कारण साफ है, 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से बीजेपी ने 24 जीती थी। 2018 में बीजेपी को यहां झटका लगा, वो 27 में केवल 19 सीट ही जीत पाई। सपा और बसपा ने
4-4 सीटें बांट ली। इसी का परिणाम है कि इस बार बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को तरजीह देते हुए यहाँ गठबंधन का दांव चला है। बीजेपी इस समय बड़े वर्ग को साध रही है, इनमें पिछड़ों की बड़ी संख्या है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 54% से ज्यादा पिछड़े हैं। ऐसे कश्यप, प्रजापति, धीनवर, कुम्हार, माली जैसी जातियों से बीजेपी को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर 18% से अधिक जाट हैं। बीजेपी का काडर वोटर वैश्य आदि भी साथ है। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का ये नया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हो सकता है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने का मानदा रखती है। सपा बसपा ने पिछले चुनाव में इसी समीकरण के जरिए 8 सीटें जीती थीं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों और मुस्लिमों के बीच जो दूरी बढ़ी, वो राष्ट्रीय लोक दल के लगातार प्रयास कम हुई थी। दोनों ही पक्षों ने इस दर्द को भुलाया और लगातार एक दूसरे का हाथ थाम कर चले थे, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम हो या फिर विधानसभा का। मुस्लिमों ने खुले दिल से रालोद को वोट दिया। राष्ट्रीय लोक दल के बीजेपी के साथ जाते ही ये समीकरण एक झटके में बिखर गया। अब मुस्लिम किसका साथ देंगे, ये एक अहम सवाल है। यहाँ की सभी सीटों पर मुस्लिमों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। यहाँ दलित और मुस्लिम समीकरण सभी सीटों को प्रभावित करता रहा है। जाट राष्ट्रीय लोक दल के लिए सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाते रहे हैं। हालांकि वर्ष 2024 के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। तब चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल को मिलने वाला जाट समर्थन जबरदस्त तरीके से गिरा। 2012 के विधानसभा चुनावों में जाटों में बीजेपी का जनाधार मात्र 7% था। 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 77% जाट वोट मिले और पिछले लोकसभा चुनाव में भी थोड़ी गिरावट के साथ ही सही ये सिलसिला जारी रहा। मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलितों, खास तौर पर जाटवों को एक पहचान दी है। ऐसे में भले ही कोई छोटा समूह इधर उधर जाए, लेकिन जाटव मायावती को मजबूती देने के लिए उनके साथ जुटता है। लेकिन इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सहारनपुर क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा दलित नेता भी उभरे हैं, जिनके युवाओं के बीच खासी अपील है। इसे मायावती के कम होते प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। वैसे मुजफ्फरनगर के चुनावी मंच पर मायावती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विभाजन का कार्ड चल दिया है और कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में मजबूती के साथ आती है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंटर में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन होने पर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका सपा को पश्चिमी यूपी में लगेगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर जाट, यादव और मुस्लिम मतों की बदौलत भाजपा को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। वहीं सपा का गणित गड़बड़ा गया है। ऐसे में अखिलेश के लिए पश्चिम यूपी की राह और कठिन हो जाएगी। जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। कांग्रेस भी पश्चिम में इस बार ज्यादा प्रचार करते नजर नहीं आई। ऐसा लगा कि पहले चरण के लिए सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया। इन हालातों में पश्चिम यूपी के चुनावी कुंडली पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने का मादा रखती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीटों पर 18% से अधिक जाट हैं। वहीं आरएलडी मुखिया के चौधरी जयंत की अगुवाई में ये पहला लोकसभा चुनाव है, लिहाजा उनकी भी अग्नि परीक्षा है। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने के कारण कई मुद्दे तो ठंडे पड़ गए हैं, ऐसा देखने की बात है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर बाजी किसके हक में जाती है। उधर पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई की यदि हम बात करें तो सभी दल ताल इसमें ठोक चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी की वेस्ट यूपी की सभी 14 सीटों पर नजर है और यही वजह है कि पिछले दिनों यहां मोदी, योगी, शाह, नड्डा समेत दिग्गजों का पूरा जमावड़ा दिखा। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने वेस्ट यूपी के मेरठ में चुनावी रैली करके बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया, तो 17 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरा। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद के बीजेपी के लिए चुनावी रैली की, तो वहीं सीएम योगी ने आगरा से बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला। वेस्ट यूपी से बीजेपी विपक्ष पर लगातार बरसती हुई दिख रही है, लेकिन विपक्ष गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस टिकट बंटवारे और बदलाव में ही उलझे हुए दिखते हैं। ऐसे में बीजेपी को कैसे टक्कर मिलेगी इस विपक्ष से, ये बड़ा सवाल है। अस्सी सीटों वाली यूपी में पहले फेज में वेस्ट यूपी में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को वेस्ट यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। साथ ही रविवार को मेरठ से पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद की गूंज अभी वेस्ट यूपी की फिजाओं में तैर ही रही थी कि अमित शाह ने बुधवार को मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद से विपक्ष के खिलाफ हुंकार भर दी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में शाह ने चुनावी रैली कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 2017 से यूपी से गुंडे पलायन करने लगे हैं और अब इस बार चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ करना है। योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। जाटलैंड कहे जाने वाले वेस्ट यूपी में इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। वहीं मुजफ्फरनगर में अमित शाह की चुनावी रैली में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के शमशाबाद में आयोजित जन चौपाल को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि देश में एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, वहीं दूसरी ओर नेशन फर्स्ट वाले हैं। एक तरफ देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले हैं और दूसरी ओर 140 करोड़ भारतीयों को अपना मानने वाले लोग हैं। आगरा में सपा पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में अपराध चरम पर था, लेकिन बीजेपी सरकार में अब गले में पट्टी बांधकर अपराधी जान की भीख मांग रहे हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग
चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने नारे अब की बार 400 पार और यूपी में सभी 80 सीट फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 2014 में वेस्ट यूपी की सभी 14 सीट जीती थी। इसके बाद 2019 में पार्टी 14 में से 7 सीट हार गई थी, लेकिन इस बार सभी 14 जीतने का लक्ष्य है। वेस्ट यूपी में पहले फेज में 19 अप्रैल को चुनाव हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से उसके दिग्गज नेता, जिनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के नेता रैली, जनसभा, रोड शो, चौपाल, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए चुनावी रण में उतर गए हैं। पीएम का खुद एक सप्ताह में वेस्ट यूपी में 3 जगह दस्तक देने का प्लान है। पीएम मोदी मेरठ के बाद अब 6 अप्रैल को सहारनपुर में जनसभा और गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इसके इतर विपक्ष गठबंधन, इंडिया के दल, एसपी और कांग्रेस सभी टिकट बंटवारों और बदलाव में ही उलझे हुए हैं। अभी तक एसपी या कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रोग्राम वेस्ट यूपी में प्रचार के लिए तय नहीं हुए हैं। वहीं एसपी में मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बिजनौर के टिकट को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। पार्टी को रामपुर और बिजनौर के टिकट बदलने पड़े। वहीं मेरठ में घोषित कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया, लेकिन नया कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाया है। अब बागपत में भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा तेज है। वहीं बता दें कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव का अभी वेस्ट यूपी में कोई कार्यक्रम तय नहीं है। यही हाल कांग्रेस का है। प्रियंका और राहुल गांधी के प्रोग्राम नहीं आए हैं। उधर देर से ही सही, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ने अपने चुनाव प्रचार के प्रोग्राम जारी कर दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी के धुआंधार प्रचार अभियान के आगे विपक्ष कहां टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसे राजपाट देगा, ये सवाल है। वैसे मुस्लिम समुदाय के साथ ही दलित समुदाय भी इस इलाके में ताकतवर है। यहाँ जाट, दलित और मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी 60% के आसपास है। मुस्लिम समुदाय यहाँ 30 से 35% है, जबकि दलित समुदाय 22 से 25% तक है। इस पूरी जमात को साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल तरह तरह के समीकरण बना रहे हैं। किसका समीकरण काम आएगा, ये देखना। यूपी में पूर्वांचल का मिजाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के लिए ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उसके कई शीर्ष नेता का इलाका है। बनारस लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक विरासत गोरखपुर से जुड़ी हुई है। अपने ठेठ अंदाज और अक्खड़पन के लिए मशहूर पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के 23 साल बाद साल 2014 में पूर्वांचल ने देश को एक और प्रधानमंत्री दिया, और वही वीर बहादुर सिंह के बाद साल 2017 में यूपी के योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री बने। पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें हैं। यूपी की 32% आबादी इसी इलाके में रहती है। मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। इस बार पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। आइए पूर्वांचल के सियासी चौसर को समझते हैं। पूर्वांचल की बिसात, कितनी सीटें किसके नाम, जातिगत समीकरण में कौन किस पर भारी, बीजेपी सपा कांग्रेस की जोर आजमाइश। पूर्वांचल के किले में सेंध लगाने के लिए सभी दल अपनी ताकत लगा रहे हैं। पूर्वांचल में बनारस, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर आदि जिले शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 16 सीटें हार गई थी, जिसमें 8 सीटें पश्चिमी यूपी और 6 सीटें पूर्वांचल की थी। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इन्हीं दोनों इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
इसके चलते आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने अपने साथ मिलाने का काम किया। आरएलडी के आने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को सियासी फायदा मिलता तो दिख रहा है, लेकिन पूर्वांचल में राजभर का दाव कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। साल 2019 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा तो सियासत का रुख बदल गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज सीटें गंवानी पड़ी थी, जहां साल 2014 के चुनाव में उसे बम्पर जीत मिली थी। ये वो सीटें हैं जहां साल 2014 में वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में झूमकर वोट दिए थे। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए इस बार भी चुनौतियां आसान नहीं हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पूर्वांचल में एनडीए गठबंधन का स्ट्राइक रेट ज्यादा मजबूत नहीं है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के गाजीपुर समेत कई जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। पूर्वांचल यूपी के पिछड़े इलाकों में आता है। यहाँ पूरी भोजपुरी बेल्ट है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। इस बार बेरोजगारी और महंगाई के अलावा सिर्फ किसानों के मुद्दे हैं। एमएसपी की गारंटी सबसे बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल के किसानों की डिमांड है कि सरकार धान, गेहूं पर एमएसपी की गारंटी दे। अगर चुनावी हवा की बात की जाए तो वो भी किसी भी दल गठबंधन के पक्ष में बहती नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन को पटकनी देने के लिए लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने राम मंदिर और ज्ञानवापी के मुद्दे की एंट्री करा दी। बीजेपी नेताओं की सभाओं में जय श्री राम के नारे का जोर है। मोदी शाह ही नहीं, हर सत्ता पक्ष का हर नेता जय श्री राम के नारे लगवाता नजर आ रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मन उदास करता था बाबा का दरबार। भगवान काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग अपनी शान के हिसाब से, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, इसके महिमा के हिसाब नया बन रहा। किसी को मां गंगा का जल लेकर बाबा का अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ण मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। इसलिए मां विंध्यवासिनी के इस धाम के प्रति न केवल आस्था का सम्मान हो बल्कि पर्यटक यानी श्रद्धालु जनों को सुविधा हो ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी विकसित हो सके। यहाँ के हजारों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही कार्य मिल सके, बहन बेटियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। नेताओं को पता है कि जनता की सबसे कमजोर नस यही है जिसे दबाने पर थोक में वोट बटोरे जा सकते हैं। चुनाव कोई भी हो, पूर्वांचल के गोरखपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ से लेकर वाराणसी, प्रयागराज तक के साथ किसी न किसी अपराधी का नाम जरूर जुड़ जाता है। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, अभय सिंह,
खब्बू तिवारी, अमन मणि त्रिपाठी जैसे लोगों की सक्रियता हमेशा से रही है। पूर्वांचल इलाका बीजेपी, सपा और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बीजेपी चाहती है कि वो इस इलाके में अपना वर्चस्व बरकरार रखे। सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के अलावा अपना दल कृष्णा पटेल और जन अधिकार पार्टी जैसी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल में अपने गठबंधन को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। सपा ने जितनी पार्टियों से गठबंधन किया है वो सभी पूर्वांचल की हैं। सपा ने जितनी पार्टियों से गठबंधन किया है वो सभी पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल में रोज बदल रहे चुनावी समीकरण के बीच बीजेपी इस इलाके में अपनी पैठ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में कई नई विकास योजनाएं शुरू की हैं। बीजेपी को ये अच्छी तरह से एहसास है कि लोकसभा चुनाव का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूर्वांचल में उसे खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी पूर्वांचल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। पूर्वांचल की सियासत पर जातियों का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्वांचल के समीकरण को देखते हुए बीजेपी सियासी दांव चल रही है। ओबीसी के अति पिछड़े समाज के वोटों को बीजेपी हर हाल में जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में उनकी भूमिका काफी अहम है। यूपी में सवर्ण वोटरों में सर्वाधिक वोटर ब्राह्मण है। पूर्वांचल की सियासत में इनकी भूमिका सबसे अहम है। बीजेपी इस समुदाय के लोगों को साधने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के गठबंधन से चुनावी समीकरण बदल गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा ने मुस्लिम वोटरों के छुटक जाने के खौफ के चलते कॉम्प्रोमाइज कर 17 सीटों पर गठबंधन किया है। सपा और कांग्रेस के साथ आने से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथ आएंगे। कांग्रेस का मूल वोटर बढ़ेगा और सपा का वोट बैंक भी जुड़ेगा। चुनाव में मतों का बिखराव भी नहीं होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी तालमेल ने बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कई सीटों पर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा पूर्वांचल के चक्रव्यूह में कौन अभिमन्यु होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अति पिछड़ी जातियों वाले पूर्वांचल इलाके में राजभर, निषाद और चौहान जातियां निर्णायक स्थिति में होती हैं। यहां बीजेपी को राजभर, चौहान, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, प्रजापति, मल्लाह, बिंद जैसे जातियों के वोटों की जरूरत है। अगर कोई बड़ी पार्टी 4-5 छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है तो कभी कभी उसमें एक बड़ा इलाका आ जाता है। पूर्वांचल में सियासी माहौल भी इसी आधार पर बनता और बिगड़ता है। प्रायः सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग बड़े पैमाने पर चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के पाले से अब की उनके 2 मोहरे ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य छिटक गए हैं। माना यह जा रहा है कि इस चुनाव में इसका असर देखने को बखूबी मिलेगा। लेकिन यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उस पार्टी की रणनीति को समझना अपने आप में दिलचस्प है, जो वर्षों से सत्ता में भी रही है और अभी यूपी में मुख्य विपक्ष है। जी हां, हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार नाम दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की और शिक्षा का भी जिक्र किया। सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक हर वर्ग को लुभाने के वायदे किए। उधर बीजेपी को सपा का घोषणा पत्र रास नहीं आया। बीजेपी ने सपा के घोषणा पत्र पर ही सवाल उठा दिए। सपा के घोषणा पत्र से आइए समझते हैं पार्टी की रणनीति क्या है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने कई गारंटी दी हैं। सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक हर वर्ग को लुभाने के लिए लुभावने वादे किए हैं। घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा, और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। आइए आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए सपा ने कौन कौन सी बड़ी गारंटी दी है। 2025 तक जातीय जनगणना का वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा, कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी, सभी कृषि ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा, मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम का वादा, रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति का वादा, अग्निवीर योजना होगी खत्म, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं के भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक, लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का वादा, पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, महिलाओं के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने का वादा, राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त देने का वादा। राष्ट्रीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है और किसी भी तरीके की गठबंधन की सरकार अब नहीं बनेगी। लोगों को गुमराह ना करें अपने प्रत्येक मैनिफेस्टो पार्टी जारी करके। और जिस तरह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्चस्व बढ़ा है, चाहे वो जो है जितने भी वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किए हैं उतने वादे हमने जो पूरे किए हैं, शायद ही ऐसा जो है देश में हुआ है कि कोई पार्टी इतने साल तक राज करे और जो है उसने एक भी वादा पूरा किया हो। तो मैं समझती हूँ जनता में लहर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। सपा ने वादों का पिटारा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट शामिल किया जाए। सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी, कई संस्थाओं ने भी जानकारी दी। सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार जारी किया गया। वहीं बीजेपी ने सपा के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। दरअसल यूपी की 80 सीटों के लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। बीजेपी को मोदी की गारंटी का भरोसा है तो वहीं सपा ने यूपी के 80 सीट में से 62 सीटों पर जीत के लिए जनता को नई गारंटी दी है। सपा इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है। अब देखना है कि सपा की चुनावी गारंटी पर जनता कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश में लगी हुई है। उधर सपा पलायन से भी परेशान है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के पाले से अब की उनके 2 मोहरे ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य छिटके हुए हैं। माना यह जा रहा है कि इस चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। 2022 के चुनावी नतीजे की समीक्षा के बाद अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को अब ये समझ में आ गया है
कि उनका बेस वोट मुसलमान और यादव भले ही उनके साथ खड़े हों, लेकिन जब तक उनके बेस वोट के साथ साथ अन्य जातियों से जुड़े वोट शेयर भी नहीं होंगे, इसमें इजाफा नहीं होगा, तब तक बीजेपी से निपटना मुश्किल है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के बाद बीजेपी ने फिर से राम मंदिर और हिंदुत्व को चुनावी धार देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया। बस्तर में रैली करके पीएम मोदी ने विपक्ष पर राम मंदिर नहीं बनने देने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस समेत विपक्ष के नहीं आने पर भी सवाल उठाए। दरअसल पिछली 2-3 रैलियों से पीएम मोदी का विपक्ष को रोकने का और घेरने का अंदाज कुछ बदला हुआ है। अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा फिर से पीएम मोदी राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए दिखते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस समेत विपक्ष के नहीं आने को उनके हिंदू विरोध से जोड़ा जा रहा है और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप का आरोप लगाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा देने की मुहिम बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है। बीजेपी कांग्रेस समेत विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका पुरजोर जवाब बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से भी मिला है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर बीजेपी की रैली में राम मंदिर की गूंज फिर सुनाई देनी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी रैलियों में राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ पहुंचने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बहिष्कार करने पर आड़े हाथों लिया। बस्तर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। इससे पहले रविवार को बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा। वहीं सहारनपुर में भी पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष इस पर भी सियासत कर रहा है। दरअसल ये बयान बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में विकास, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी ने फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह है कि राम मंदिर के अलावा बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमलावर है। राम मंदिर और हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद भी, जो 2024 के लोकसभा प्रचार में विपक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहा। बस्तर में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष को भ्रष्टाचार पर घेरा। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है।
वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सोमवार को रैली के संबोधित करते हुए एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण और विपक्ष के भ्रष्टाचार को पीएम मोदी ने उकेरा। दरअसल मिशन 400+ पर निकली बीजेपी को पता है कि हिंदुत्व वो चुनावी हथियार है जिसने बीजेपी को 2 सीट से 303 सीट तक पहुंचाया है और मिशन 400+ की टारगेट तक हिंदुत्व ही पहुंचा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी फिर से राम मंदिर पर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव कई मायने में अहम है। 80 सीटों पर सबसे ज्यादा जिसका दखल होगा उस दल को लोकसभा में नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। बीजेपी अगर ज्यादा सीट समेटती है तो उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। बीजेपी को काउंटर कर रहे सपा, कांग्रेस और बसपा बीजेपी के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात करती है, लेकिन उसके तमाम मुद्दे राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। विपक्ष अभी भी इसका काट ढूंढने की कोशिश में है। चुनावी बॉन्ड से लेकर तानाशाही ऐसे तमाम मसलों पर बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। 2014 के बाद से बीजेपी ने जो ओबीसी और गैर जाटव अनुसूचित जातियों को लामबंद करना शुरू किया और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन तैयार किया, इसका फल भी इस चुनाव में देखने को बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल पहले चरण में 8 सीटों के नतीजे की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे चरणों के नतीजे भी राजनीतिक दलों की कुंडली दरअसल तय करेगी। तो आज विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपके सामने होंगे। तब तक नमस्कार।